नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब में कांग्रेस से नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तारीफ करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने लिखा है कि आपने हमेशा मेरे काम और नजरिए को सराहा है, चाहे वो 2017 से पहले का दौर हो जब मैंने ड्रग्स किसानों के मुद्दे को यहां पर उठाया था, या फिर आज जब मैंने पंजाब मॉडल सामने रखा हो। कांग्रेस में नाराज चल रहे सिद्धू के इस सियासी संकेत से क्या समझा जाए? पहले भी केजरीवाल पंजाब में सिद्धू की तारीफ कर चुके। तो आपको हम बता दें कि दरअसल अभी पंजाब में जो कांग्रेस के अंदर मतभेद चल रहा है सिद्धू और कैप्टन के बीच, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये मसला अभी तक आलाकमान नहीं उसको सुलझा पाई है। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान अपने आप में कई इशारे कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें, ये देखिए जो ट्वीट है, हमारी विरोधी आम आदमी पार्टी ने हमेशा मेरे विजन और पंजाब के लिए मेरे काम को सराहा है। ये ट्वीट किया है खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने। उन्होंने कहा है आगे कि चाहे वो 2017 से पहले बेअदबी, ड्रग्स, किसानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार और बिजली कटौती रहा हो, या आज के समय जैसा मैं पंजाब मॉडल को पेश करता हूं। ये साफ है कि वो जानते हैं कि हकीकत में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। तो ये अपने आप में ये बड़ा ट्वीट है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, सीधे सीधे ये इशारा है या फिर इसको सीधे ये समझ लिया जाए कि नए समीकरण बनने की ओर एक कदम, कि वहां पर कुछ नया समीकरण बन सकता है नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी के बीच? देखिए श्वेता, राजनीति में एक कहावत है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। और ये जो ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है, इससे पहले भी कई ट्वीट उन्होंने किए हैं, लेकिन इस ट्वीट से एक तीर से दो निशाने वो साध रहे हैं। एक तो कांग्रेस आला कमान पर फिर से प्रेशर बना रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ उनकी नजदीकियां जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब अमृतसर में आते हैं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे सिद्धू के बारे में पूछा जाता है, तो कहते हैं कि सिद्धू साहब एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उसके खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन वहीं अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधते हैं अरविंद केजरीवाल। तो सवाल यह है कि क्या अमरिंदर सिंह वरिष्ठ नेता नहीं है? और नवजोत सिंह सिद्धू का जब सवाल पूछा जाता है तो उस पर चुप्पी बांध देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक खिचड़ी पक रही है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अभी इस ट्वीट का एक मायना ये भी निकलता है, क्योंकि अभी वार्ता का दौर नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस आला कमान के साथ चल रहा है, और इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीति में दबाव एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो वो कहीं ना कहीं एक टैक्टिस है, दबाव भी बना रहे हैं कि या तो मुझे बहुत जल्द पंजाब में कोई पद दिया जाए, यानी और इसके अलावा दूसरा विकल्प मेरे पास आम आदमी पार्टी का तैयार है। तो एक तीर से दो निशाने नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर साध रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, राजनीति में असंभव नाम का कोई भी शब्द नहीं है, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अब अपना विकल्प खोल दिया है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है अक्सर राजनीति में देखने को मिलती है। इस बीच आपसे समझना चाहेंगे सत्येंद्र की, अगर पंजाब की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी के लिए ऑफ कोर्स ये विन विन सिचुएशन होगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक कद्दावर नेता है, अपनी एक पकड़ और पहचान वहां पर रखते हैं। तो अगर वो आम आदमी पार्टी में आते हैं या जुड़ते हैं तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो है कमजोर रग यही है कि उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा फेस नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी में आते हैं तो उनकी ये कहीं ना कहीं मांग पूरी होती है। और इसको लेकर, क्योंकि जब अभी केजरीवाल अमृतसर में आए थे तो उनसे पूछा गया कि पंजाब में क्या आप अपनी बार आप सीएम फेस देंगे, क्योंकि पिछला विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था उसमें मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं दिया था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आपको वादा करता हूं कि पंजाब में फेस जो होगा वो पंजाब का होगा, सिख होगा और पूरे पंजाब को उसके ऊपर मान होगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ये एक सुराग, एक इशारा कर गए थे, एक सुराग छोड़ गए थे अमृतसर में। और अब ये किसी से छुपा नहीं है कि अंदर खाते अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू की वार्ता चल रही है। सूत्र तो यहाँ तक भी बताते हैं कि जब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए थे, उस समय भी लगातार इनकी वार्ता जारी थी और नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर भी
वही मांग रहे हैं जो कांग्रेस में मांग रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को आम आदमी पार्टी अपना फेस बनाती है तो नवजोत सिंह सिद्धू को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि आबादी कंट्रोल करने के कानून को लेकर यूपी में सियासत सुलग गई है। योगी सरकार ने इस पर आगे बढ़ने की बात कही है, लेकिन उस पर इस पहले को चौतरफा सियासी हमला हो रहा है। खुद एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। आपको हम बता दें डिप्टी सीएम, बिहार की डिप्टी सीएम वो भी सवाल उठा चुकी है। नीतीश जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कानून बनाने से कुछ नहीं होता है जनसंख्या पर, इसमें महिलाओं को शिक्षित करना, उनको जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। अब इस बात से जो डिप्टी सीएम है वो उखड़ गई है। उनका ये कहना है कि भाई पुरुषों को जागरूक इनफैक्ट होना चाहिए। आबादी को काबू करने के लिए योगी सरकार अपने बहुचर्चित जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट सामने रख चुकी है और इसके साथ ही इस मुद्दे ने जनता में चर्चा के साथ एक बार फिर सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसकी बीते सालों में दबी जुबान से चर्चा होती रही है। कानून का ड्राफ्ट आ जाने के बाद अब खुलकर आबादी कंट्रोल करने की हिमायत हो रही है और दूसरा तबका इसके खिलाफ योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। हर आलोचना से बेपरवाह योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि विकास के लिए ये जरूरी है। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अब प्रदेश के हित में लिया है और देश भी इस रास्ते पे चले जिससे जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से कुछ करके दिखाया जा सके। और इस निर्णय का मैं समझता हूं कि प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण तो आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध संसाधन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो सके, इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या की नीति तो आनी चाहिए। सरकार को विपक्षी पार्टियों से तो विरोध का अंदाजा रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने खुलकर कानून से असहमति जताकर एनडीए को थोड़ा असहज जरूर कर दिया है और साथ में बढ़ गई है सियासत। नीतीश ने दो टूक कहा कि बात कानून से नहीं जागरूकता से बनेगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेर रही है। ये कानून चुनावी वक्त में लाया गया है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, सियासी फायदे के लिए ऐसा किया गया है। कानून से नहीं, बात जागरूकता से बनेगी। हालांकि बीजेपी इसके खिलाफ अपने तरकश में काफी तीर रखे हुए है। बीजेपी का कहना है कि विकास के लिए ये जरूरी है, संसाधनों और आबादी में संतुलन जरूरी है। पूरा देश इस तरह का कानून चाहता है। किसी सरकार ने अब तक इसकी हिम्मत नहीं की। योगी सरकार विकास की दलील दे रही है, लेकिन अभी से मुद्दे के धार्मिक ऐतराज सामने आने लगे हैं। दलील दी जा रही है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इनके पास बचा नहीं है, तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का मुद्दा हो या लव जिहाद का मुद्दा हो। इनके पास कोई विकास नहीं है, कोई तालीम, किसी का तालीम का इंतजाम किया नहीं, किसी को नौकरी दिलवाई नहीं है। लगातार ये इस तरह के मुद्दों को ला रहे हैं जिससे लोगों को बांटने का काम किया जाए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। संसद में बीजेपी के सदस्य निजी कानून का ड्राफ्ट भी पेश करने वाले हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक में भी ऐसे कानून की बात होने लगी है, लेकिन लगता नहीं है कि ये इतना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आबादी कानून का जोरदार बचाव किया है। उनका कहना है कि आबादी और साधनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। पूरा देश चाहता है कि आबादी नियंत्रित हो। और इस बीच आपको हम लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है मंत्रोच्चार के बीच। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तवानंदवने वसंतम्। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री 15 तारीख को वहीं जाने वाले हैं, काशी जाने वाले हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ का दौरा उसी के मद्देनजर पहले की तैयारी देखने के लिए। बिल्कुल श्वेता, ये योगी आदित्यनाथ आज काशी में हैं, वाराणसी में हैं और इस वक्त जो आप पूजा देख रही हैं ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जाते हैं उस मंदिर में तब इस तरीके का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इनका जो ये दौरा है ये 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं वाराणसी। कई उनके कार्यक्रम हैं और उनके कार्यक्रम के पहले ये उनके कार्यक्रमों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री 3 बड़े कार्यक्रम के साथ आ रहे हैं लखनऊ। एक तो वो BHU आएंगे जहां तकरीबन 60,000 लोगों को संबोधित करेंगे। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम है और एक रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है जापान सरकार के सहयोग से, वहां उसका उद्घाटन करेंगे। तो इन तमाम कार्यक्रमों को समझने और उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और इस वक्त आप देख रही हैं कि वो मंदिर में पूजा और दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं और पूजा संपन्न भी हुई है। यहाँ पर हमने देखा योगी आदित्यनाथ को जलाभिषेक करते हुए। और इस तरह की तस्वीर ये कोई नई तस्वीर नहीं है, इस तरह की तस्वीर पहले भी आती रही है। और सही कहा अभिषेक ने कि जब भी वो पहुँचते हैं काशी विश्वनाथ तो यहाँ पर बाबा के दरबार में वो ज़रूर पहुँचते हैं और बाकायदा पूजा पाठ मंत्रोच्चार करते हैं। और यहाँ पर मंत्रोच्चार और पूजा पाठ जो है वो समाप्त हो चुका है और बाबा के दर्शन करने के बाद अब आगे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निकल रहे हैं यहाँ से। और क्योंकि कई कार्यक्रम हैं, अभिषेक आपके पास कोई जानकारी, यहाँ से अब मंदिर से तो निकल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसके बाद कहाँ का दौरा करेंगे, कहाँ जाना है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के जो आला अधिकारी हैं पूरे वाराणसी मंडल के, उनके साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का 3 जगहों पर अभी तक का कार्यक्रम तय हुआ है। एक वो BHU में होंगे जहां पर 6,000 लोग हैं जिन्हें वो संबोधित करेंगे। कई शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हैं। इसके अलावा तकरीबन 1,500 ऐसे लोग जो कोरोना वॉरियर्स और सर्वाइवर हैं, ऐसे लोगों से भी प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं, वो एक कार्यक्रम है। और इसके अलावा रुद्राक्ष एक सेंटर बनाया गया है जापान सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर बना है। तो
कुल मिलाकर के 3 बड़े कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। अभी तक उनका बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने या फिर कॉरिडोर घूमने का प्रोग्राम नहीं आया है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो भी शामिल हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज पहुंचे हैं तो इन तमाम जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है उसके पहले उस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, उसकी विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे और साथ साथ आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल, तो आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी, मंत्रणा होगी, क्योंकि 15 तारीख को जैसा कि हमने बताया आपको प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे और उससे पहले योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, ताकि वहां पर सभी चीजों को, सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और जो कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री का वो बिना किसी विघ्न बाधा के सही तरीके से हो, इसे देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और उससे पहले जाहिर सी बात है, जब काशी गए हैं तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बिना कैसे कोई लौट सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे और बाकायदा यहाँ पर हम देख रहे हैं रुद्राभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए योगी आदित्यनाथ को काफी देर तक यहाँ पर रुके, क्योंकि अच्छा खासा वक्त लगता है इस पूजा को करने में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे मंत्रोच्चार के साथ, अब से बस कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जब पहुंचे तो बाकायदा उन्होंने यहाँ पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया। और इस बीच प्रधानमंत्री ने, आपको हम बता दें, पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। वर्चुअल ये बातचीत थी कोरोना के मद्देनजर। उन्होंने हिल स्टेशनों पर लापरवाही को लेकर नाराजगी भी दिखाई, तो ये भी कहा कि कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखने की जरूरत है। तो ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और एक कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। हमें वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सबको हमने जोड़ना है। हर एक के मुंह से इस बात को नीचे प्रचारित करना है और लोगों को मोबिलाइज भी करना है। अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में टीकाकरण को लेकर सराहनीय काम हुआ है। मैंने प्रारंभ में भी कहा, जहां कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन पर और भी बल दिया जाए। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
दिल्ली में आखिर मानसून आ ही गया। दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में आज बारिश हो रही है। हालांकि नोएडा समेत कुछ इलाकों में अब ये सिलसिला थम गया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली भयंकर गर्मी से झुलस रही थी। बारिश ने दिल्ली वालों को गर्मी से फौरी राहत पहुंचा दी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के साथ बादलों की आंख में चौली चल रही थी। आसमान में बादल दिखते थे लेकिन बरसते नहीं थे। अब मौसम विभाग ने मानसून के आने का ऐलान कर दिया है।